काली वर्सेस गोरी बहन की शादी। ललिता और कृष्णा की हाल ही में शादी हुई थी। ललिता के मन में बचपन से ही सुंदर पति पाने की ललक थी, मगर माता पिता की इच्छा के आगे शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया और उसकी शादी कृष्णा पंडित से हो गई। कृष्णा श्यामल सूरत से सींचा हुआ शख्सियत था। शुरुआत में तो ललिता उसे देखकर खूब नाक भौं सिकोड़ती थी। मेरी सखी सहेलियां खरा सच कहती थी कि सपने मत संजो ललिता, अब देखो कैसा काला पति पल्ले पड़ा है। ये सच फांस की तरह गले में फंस गया है, जिसे ना तो मैं उगल पा रही हूँ ना निकल पा रही हूँ। हाँ, अब माथे में खिंची लाल लकीर को झुटला भी तो नहीं सकती। ललिता खुद में बड़बड़ाने के बाद बेमन से कृष्णा के साथ शादी की शुरुआत करती है। समय बीतता है, जिसके साथ ललिता गर्भवती होकर एक बेटी को जन्म देती है। देखो ललिता, हमारी बेटी। अपनी बेटी का काला रंग देखकर ललिता कुड़ती हुई कहती है, अरे दूर हटाओ इसे, मुझे इसका काला रंग मेरी आंखों में चुभ रहा है। ये काली बदसूरत बच्ची मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। ये मुझ में एक आने भी मेल नहीं खा रही। क्या हो गया है ललिता तुम्हें? अपनी ही बेटी से मुंह फेर रही हो तुम। कृष्णा के लाख कहने के बावजूद ललिता बड़ी झुंझलाहट के साथ अपनी काली बेटी को झुठला देती है। उसके बाद से ललिता ने अपनी काली बेटी पर झूठे मुंह भी ना तो दुलार दिखाया ना दूध पिलाया। समय बीतता गया और 2 साल बाद ललिता दूसरी बार गर्भवती हुई। सुनो जी, अगर तुम्हारे पोथी पत्रे की गुत्थी सुलझ जाए तो बाजार से मेरे लिए मेवे मखाने ले आना। इस बार मैं दबा दबा कर दांत छुआरे खाऊंगी, फिर देखती हूँ कैसे काला बच्चा होता है। गोरा बच्चा पैदा करने के लिए ललिता कई पैतरे पैरवी अपनाती है। ठीक 9 महीने के पड़ाव के बाद ललिता एक और बेटी को जन्म देती है, मगर उसका रंग रूप बेहद गोरा चिट्टा था। देखो जी, कितनी गोरी है मेरी बच्ची। इसका गोरा दूधिया रंग देखकर मेरा दिल गदगद हो गया है। ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसलिए आज से मेरी बेटी का नाम जिया है। अपनी बेटियों के काले गोरे रंग को देखकर ललिता उनके साथ दोहरा बर्ताव करती है। जहां ललिता जिया को माँ की ममता और प्यार दुलार दोनों देती है, वहीं दूसरी ओर मिताली माँ की ममता की छांव के लिए छनती रहती है। इसी तरह समय सप्ताह और महीनों के मंजर में बीत गया। दोनों बहनों का स्कूल में दाखिला हो गया। एक दिन जिया चिल्लाती हुई स्कूल से घर आती है। कहाँ हो आप? जल्दी आओ माँ। अरे क्या हुआ मेरी बच्ची? माँ, मिताली की वजह से रोजाना स्कूल में मेरी खिल्ली उड़ती रहती है। अब तो मेरे दोस्त मुझे ब्लैक टी की बहन कहकर मेरी हंसी उड़ाते हैं। ये सुनकर ललिता अपनी काली बेटी मिताली को खूब खरी खोटी सुनाती है। पता था मुझे कि तेरा ये काला रंग एक दिन मेरी गोरी बेटी की पढ़ाई लिखाई में भी बाधा बन जाएगा। खबरदार, जो आज के बाद तूने इस घर से बाहर लात भी धरा ना तो तुझे शेर के अहेर की तरह लताड़ कर रख दूंगी। माँ, अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर? एक मेरे पक्के रंग की वजह से मेरी पढ़ाई पर पाबंदी मत लगाओ माँ। अरे बंद करिए मोटे मोटे टेसुए बहाना, समझी? अभी ललिता मिताली को झाड़ फटकार ही रही थी कि उसका पति घर में दस्तक देते हुए कहता है, क्या बात है, तुम माँ नहीं बल्कि उस स्वार्थी माली के जैसी हो ललिता, जो गुलाब की बगिया को बढ़ाने में दिन रात लगा रहता है। तुमने अपनी दुधमुही बेटी को कभी नजर उठाकर नहीं देखा, बावजूद इसके ये फूल सी बच्ची तुम्हें माँ कहकर बुलाती है। अरे कुछ नहीं तो इस शब्द का वास्ता ही रख लेती। एक बात गांठ बांध लो ललिता, मिताली स्कूल जाएगी, समझी? पिता के प्रोत्साहन को देखकर मिताली की आंखों में खुशी की बदरा घेराती है। गुजरते समय के साथ दोनों बहनों के काले गोरे रंग की गहरी दीवार बढ़ चढ़कर उभरती जाती है और वह दिन आ जाता है जब दोनों बहनें ब्याह के लायक हो जाती हैं। एक सांझ जब कृष्णा पंडित अपना झोला टांगे पर सवार होकर घर की ओर बढ़ रहे थे कि गांव के चबूतरे पर बैठा बनवारी तफरीबाजी करते हुए कहता है, अरे पंडित जी, सारी उम्र दूसरे की बेटियों के ब्याह का पोथी पथरा ही देखते रहोगे? हैं? एक नजर अपनी कौवा और हंस की जोड़ी पर डाल लो, जाने किसके भाग्य फूटेंगे जो तुम्हारी काली बेटी से ब्याह करेगा। कृष्णा के मन में बनवारी की कही कड़वी बातें इस कदर घर बना लेती हैं कि वह सारी रात बिछाने पर सोए अपनी दोनों बेटियों के बारे में ही सोचता रहता है। कुछ दिन बाद गजोधर और माला रवि के साथ उनके घर आते हैं। आइए आइए बहन जी, विराजिए। मिताली बेटी जल्दी आ। मिताली से डाह के कारण जिया सुंदर सा सूट पहने उनके सामने हाजिर हो जाती है। तभी पीछे से मिताली हाथों में चाय नाश्ते की प्लेट लिए वहां आती है, मगर लड़के वालों की नजर जैसे जिया पर ही जा रुकती है। भाई साहब, ये रही मेरी बेटी मिताली, जिसके ब्याह की बात की थी। अरे भाई साहब, मिताली से हमारे रवि की शादी नहीं हो सकती। मगर क्यों? भाई साहब, कभी हीरे के साथ कोयले का मेल हुआ है?
अरे वो कोई बावला ही होगा जो अपने सुंदर बेटे को आपकी काली बेटी के पल्ले बांधेगा। मुझे और मेरे बेटे को आपकी छोटी बेटी जिया पसंद है। माफ कीजिएगा, मगर इस पंडित के घर से पहले बड़ी बेटी की डोली उठेगी। यह सुनकर ललिता का गुस्सा उफन पड़ता है और वह मर्म लहजे में लड़के वालों को ठहरने के लिए बोलकर कृष्णा की बाह पकड़े उसे अलग ले जाकर कहती है, अरे पंडित जी पगला गए हो का? इतनी मशक्कत से तो ऐसा रईस रिश्ता आया है। रवि IAS अफसर है, हमारी जिया राज भोगेगी। जाने तुम्हारी काली बेटी कब तक हमारी छाती पर किल्ला गाड़े बैठी रहेगी। जाने कितने चप्पल जूते घिसना बाकी लिखा है। जिया की शादी रवि से करवा दो। इस तरह जिया की शादी रवि से हो जाती है और मिताली समाज के ताना बाना भूलकर अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखती है। एक रात कृष्णा नम आंखें लिए घर आता है। अजी आ गए आप? कोई चिंता है क्या? आपका चेहरा इतना बेजान और बुझा हुआ क्यों है? अरे जब से हमने जिया की शादी की है पूरा गांव देहात जमकर जगहसाई कर रहा है। मेरे पास दान दहेज का दाम होता तो मेरी मिताली की गृहस्थी भी बस गई होती। अरे जाने और क्या कुछ सहना बाकी है इस मनहूस के कारण। मिताली शांत सागर के जैसे खड़ी अपनी माँ की बातें सुनती है और आखिरकार कुछ महीनों मर्तबा उसकी मेहनत गहरा रंग छोड़ती है और वह पूरे गांव देहात की अफसर की छवि में उभरती है। यह खबर चप्पे चप्पे में फैल जाती है। जब कार्यालय में रवि मिताली को अपने सीनियर के पद पर खड़ा पाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जानती हो जिया, तुम्हारी बहन मिताली अफसर बन गई है। आज जब मैंने उन्हें दफ्तर में देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अरे मुबारक हो कृष्ण पंडित, तुम्हारी बेटी ने तो कमाल ही कर दिया, ध्रुव तारे की तरह चमक उठी। देखो ललिता, आज हमारी मिताली किसी पहचान की मोहताज नहीं रह गई। माँ अब तो मुझे अपने सीने से लगा लीजिए माँ। मिताली की आंखों में बचपन से अब तक अपने संग हुए माँ और बहन के रूखेपन के बावजूद कोई मलाल नहीं था, या यूं कहें कृष्णा पंडित के काली अफसर बिटिया का बड़प्पन था। बेटी अपनी माँ को माफ कर दे। मेरे देखने के नजरिए में खोट थी जो तेरे रंग के आगे तेरी काबिलियत तक पहुंच ही नहीं पाई। मिताली को मिले उसकी माँ का प्यार पाने की इच्छा पूरी हो जाती है, जिसके बाद मिताली की शादी एक साफ सुलझे परिवार में हो जाती है। आज मिताली के पास सारे रिश्ते हैं, माँ की ममता, पिता का प्यार और पति का साथ। उसे किसी बात की कोई कमी घटी नहीं। हमारे समाज में आज भी ललिता जैसे लाखों लोग भरे हुए हैं जो रंग भेद की घिसी पिटी नीति को बढ़ावा देते हैं। इंसान की परख और पहचान उसके सूरत से नहीं बल्कि सुंदर सीरत से साकार होती है, क्योंकि झूठी शोभा और सुंदर एक सीमा के दायरे के साथ दम तोड़ देती है, मगर उसका भला आचरण दुनिया से जाने के बाद भी समाज के बीच बना रहता है। सुप्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरी माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती एक काली लड़की से करवा दी है। मुझे तो उसे देखना भी पसंद नहीं है। अरे यार, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह तो वो काली कलूटी घर से जाएगी नहीं। जब उसकी सौतन घर पर आएगी तो उसके पास और कोई चारा नहीं होगा। कैलाश अपनी गर्लफ्रेंड सुप्रिया से बात कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ उर्मिला अपनी बहू काजल के साथ बैठकर बात कर रही होती है। अरे बहू, तूने ये क्या हालत बना रखी है अपनी। देख, एक औरत को अपने पति को काबू करना आना चाहिए, नहीं तो पति हाथ से निकल जाता है। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो भला? मैं ये सब कैसे करूंगी? और फिर कैलाश जी जब मेरे सामने आते हैं तो मुझे तो उन्हें देखते ही शर्म आ जाती है। अरे देख, तू उसे थोड़ा अपनी तरफ खींच, नहीं तो वो तेरे लिए कोई गोरी सौतन उठा के ले आएगा। अगर ऐसा हुआ तो माँ जी आप मेरे साथ हो ना, हम दोनों मिलकर उस लड़की को भगा देंगे। अरे बहू, तू तो बहुत भोली है। तू नहीं जानती कि आजकल की लड़कियां मर्दों को कैसे रिझा लेती हैं। उर्मिला ऐसा कह ही रही होती है कि तभी अचानक से उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। माँ जी आप रुकिए जरा, मैं देख कर आती हूँ दरवाजे पर कौन है। शायद कैलाश जी आ गए होंगे। ऐसा सोचकर काजल दरवाजा खोलने के लिए जाती है। दरवाजे पर कैलाश सुप्रिया के साथ खड़ा होता है। सुप्रिया की मांग में सिंदूर और कैलाश के गले में माला देखकर काजल को यह समझने में देर नहीं लगती कि उसका पति कैलाश उसके लिए एक गोरी सौतन लेकर आया है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ मेरी माँ को बुलाकर लेकर आओ। उन्हें कहो कि उनका बेटा उनके लिए बहू लेकर आया है। हाय मुरी दैया, ये सब क्या देख रही हूँ मैं? कैलाश जी आप तो मेरे पति हो, और फिर आप मेरे होने के बावजूद भी किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? तभी वहाँ पर उर्मिला आ जाती है और कहती है, अरे निकम्मे, ये किस लड़की को उठाकर ले आया है तू घर पर? अरे जरा इसके कपड़े तो देख।
लग रहा है जैसे चूहियों ने कुतर दिए हैं। ओहो माँ जी, ये कौन से जमाने की बातें कर रही हो आप? ये तो आजकल का फैशन है, फैशन। चुप कर जा गोरी छिपकली, तुझे क्या लगता है कि तू मेरे पति को फंसा लेगी और मैं चुप रहूंगी? अजय, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि आप मेरी सौतन घर ले आओगे और मैं चुप रहूंगी? अरे मुझे सीधी सादी मत समझना। कैलाश काजल का काली का रूप देखकर हैरान रह जाता है और उससे कहता है, देखो मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तुमसे मेरी शादी जबरदस्ती करवाई गई है। अरे मैं इतना गोरा हूँ तो मेरी पत्नी भी गोरी ही होनी चाहिए ना। मैं सुप्रिया से बहुत प्यार करता हूँ और आप लोगों ने ये स्वागत किया है मेरी पत्नी का। कैलाश, इससे अच्छा तो हम दोनों मेरे घर पर चलते, कम से कम मेरी माँ हमारा स्वागत तो अच्छे से करती। कैलाश सुप्रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाता है और कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। ये सब देखकर काजल रोते हुए अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? आप मुझे अपनी पसंद से लेकर आई थी क्या? कैलाश जी को मैं पसंद नहीं थी। अब मैं अपनी सौतन के साथ एक ही घर की छत के नीचे कैसे रह सकती हूँ? अरे बहू, चिंता क्यों करती हो? इस गोरी छिपकली को तो हम चुटकियों में यहाँ से भगा देंगे। जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर और मेरे साथ मिलकर इस छिपकली का अच्छे से स्वागत कर। दोनों सास बहू उस दिन के बाद से सुप्रिया के पीछे पड़ जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सुप्रिया मिनी स्कर्ट और टॉप पहनकर बाहर आती है, जिसे देखकर काजल कहती है, हे भगवान, ये आधी नंगी चुड़ैल सुबह सुबह हमारे घर में कहाँ से आ गई? अरे थोड़ी तो शर्म करो, जमाना थू थू करेगा कैलाश जी के ऊपर। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कैलाश जी तो मुझे ऐसे कपड़ों में देखकर बहुत खुश होते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंग प्रदर्शन करने वाली औरतों को तो मर्द देखता ही देखता है। उर्मिला की बात सुनते ही सुप्रिया को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। जिसके बाद सुप्रिया अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। शाम होते होते जब सुप्रिया ऑफिस से वापस घर लौट आई तो उसे बहुत तेज भूख लगती है। अरे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इन दोनों ने कुछ तो बनाया ही होगा। चलो किचन में जाकर देखती हूँ। रसोई में जाने के बाद बेचारी सुप्रिया को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद वहाँ काजल आ जाती है और कहती है, ओहो, तुम्हें खाना चाहिए था क्या? जो भी खाना बचा था वो सब मैंने कुत्ते बिल्लियों को दे दिया। अब तुम्हारे लिए तो खाना ही नहीं बचा। अब क्या खाओगी तुम? सुप्रिया भूख में तड़पते हुए कैलाश के पास जाती है और उससे कहती है, तुम्हारी माँ ने और तुम्हारी उस काली कलूटी पत्नी ने मुझे खाना तक नहीं दिया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। अरे स्वीट हार्ट, तुम्हें मेरे होते हुए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आज हम लोग बाहर डिनर करेंगे। ये सुनकर सुप्रिया बहुत खुश होती है। जिसके बाद कैलाश और सुप्रिया डिनर करने के लिए बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी उर्मिला उनको जाते हुए देख पूछती है, अरे इतनी रात हो गई है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? दरअसल माँ जी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ आज बाहर डिनर करने जा रहे हैं। वो क्या है ना, आपकी इस काली कलूटी बहू ने मेरे लिए घर में कुछ भी नहीं बनाया। काजल ये सब अपने कमरे में सुन लेती है। जिसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है। उनके जाने के बाद काजल अपनी सास उर्मिला के पास जाती है और कहती है, अरे माँ जी, ये तो उल्टा हो गया। हम तो उसे कैलाश जी से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो बहुत तेज निकली। अब हम क्या करेंगे? आने दे उसको, आज की रात मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। रात को डिनर करने के बाद दोनों वापस घर लौट आते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। उन दोनों के सोने के बाद उर्मिला एक छोटा सा पिंजरा लेकर आती है, जिसमें कई सारे चूहे बंद होते हैं। वो अपनी बहू काजल के साथ मिलकर उन चूहों को सुप्रिया के ऊपर छोड़ देती है और चुपके से वहां से चली जाती है। रात भर चूहों के डर से सुप्रिया सो भी नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ कैलाश गहरी नींद में सो जाता है। अरे कैलाश, उठो उठो ना, देखो यहाँ पर इतने सारे चूहे हैं, ऊपर से ये सभी चूहे मेरे ही बिस्तर पर कूद रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। कैलाश उठो ना। कैलाश गहरी नींद में होता है, जिसके चलते सुप्रिया पूरी रात परेशान रहती है। अगले दिन जब सुप्रिया अपने कमरे से बाहर निकलती है तो उर्मिला उसे देखकर कहती है, क्यों बहू रानी, कैसी नींद आई पूरी रात भर? सुप्रिया सब कुछ समझ जाती है। जिसके बाद वो कैलाश को ये सब बताती है, लेकिन कैलाश उसकी बात का विश्वास ही नहीं करता और वो सुप्रिया से कहता है, अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अरे वो काली जरूर है, लेकिन इतनी चालाक नहीं कि वो तुम्हें परेशान कर सके। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बिल्कुल भीगी बिल्ली है। सुप्रिया कई बार कैलाश को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कैलाश उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है, जिसके चलते सुप्रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कैलाश से कुछ कहना ही छोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ उसके ऑफिस में एक स्मार्ट और हैंडसम लड़का आता है, जिसके बाद सुप्रिया उससे अपनी बातचीत बढ़ाना शुरू करती है। एक दिन सुप्रिया अपने आप से कहती है, अरे मैं कब तक इस काली कलूटी और इस डेंजरस सास को झेलूंगी? ये सब मेरे बस की नहीं है। इससे अच्छा तो मैं किसी अमीर लड़के को पटा लेती हूँ।
कम से कम मैं उसके साथ खुश तो रहूंगी और फिर इतने ड्रामे भी नहीं होंगे मेरे साथ। देखते ही देखते सुप्रिया अपने ऑफिस के एक लड़के के साथ शादी करके भाग जाती है। जैसे ये बात कैलाश को पता चलती है, वो रोते हुए अपनी माँ और अपनी पत्नी काजल के पास आता है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो काजल। तुम काली हो लेकिन तुमने मुझे छोड़ा नहीं। सुप्रिया ने तो 2 दिन में ही मुझे छोड़ दिया। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। अरे बहू, शाम का भूला सुबह जब घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तू भी अपने गिले शिकवे को मिटा दे और कैलाश के साथ खुशी खुशी अपने जीवन की शुरुआत कर। काजल कैलाश को माफ कर देती है, जिसके बाद काजल और कैलाश दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। जाड़े की पुरवाई बयार जोरों पर थी। उस बीच वह गरीब बहू जिसका नाम काजल था, फीकी साड़ी का पहरावा पहने घर की ओट बहा रही होती है। तभी एक लंबी चौड़ी गाड़ी उसके घर के आगे आ रुकती है, जिसके अंदर से लॉन्ग ब्लैक कोट और ब्लैक बूट्स पहने हुए उस गांव की गरीब बहू की शहरी बहन तनीषा बाहर आकर कहती है, डैम, ये गांव देहात में कितनी धूल मिट्टी होती है। तनीषा को सामने खड़ा देखकर गरीब बहू का चेहरा खुशी से खिलखिला उठता है और वह भागती हुई अपनी बहन को गले से लगा लेती है। तनीषा, पूरे 7 बरस बाद देख रही हूँ तुम्हें, कितनी बदल गई हो तुम। मैं तो बदल गई हूँ, मगर तुम आज भी बोडम बहू ही रह गई। और ये कैसी फटी पुरानी साड़ी पहनी है और पैर में चप्पल भी नहीं है। लगता है तुम इस गांव में कुछ ज्यादा ही घुल मिल गई हो। तनीषा अपने शहरी पने को बड़ाई करते हुए अपनी गरीब बहन को नीचा दिखा रही थी। तनीषा की यह बात उस गरीब बहू के दिल में तीर बनकर चुभ जाती है, मगर वह बाहरी तौर से हंसते हुए कहती है, अरे सारी शिकायत यहाँ खड़े खड़े ही करोगी क्या, चलो भीतर। काजल अपनी शहरी बहन की बाह पकड़कर कमरे में ले जाती है। कुछ देर बाद, क्या हुआ तनीषा, इधर उधर क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम इस गरीबी में कैसे दिन काट रही हो। जाने तुम और तुम्हारे पति इस टुच्ची से कमरे में कैसे पांव पसारते हो। अरे इससे बड़ा तो मेरे बंगले का बाथरूम है। अरे मेरी बहन, सबकी किस्मत तुझ करोड़पति सी कहाँ। मुझे इस घर में कोई कमी नहीं लगती। यहाँ मुझे माँ जैसी प्यार दुलार देने वाली सास और एक जिम्मेदार पति मिला है। जिम्मेदार क्या, खाक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस कच्चे मकान में दिन काट रही हो जिसका रत्ती भर भरोसा नहीं कब ढह जाए। जो घर प्यार की नींव पर टिका होता है उसे कोई तूफान नहीं ढाता साली साहिबा। अजी आप कब आए? चलिए आप दोनों बातें कीजिए, मैं जल्दी से अदरक इलायची की चाय बनाकर लाती हूँ। कुछ देर बाद, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? तनीषा अपने मुंह पर हाथ रखकर घर में आती है जहाँ उसकी गरीब बहन चूल्हा फूंक रही थी। अरे ये क्या काजल, आज के मॉडर्न दौर में भी तुम मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती हो? अरे आजकल तो सिलेंडर के चूल्हे भी इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे में बदल गए हैं। थैंक गॉड कि मैं तुम्हारी तरह गरीब नहीं हूँ। तनीषा, ये सारा खेल रहन सहन का है। अब देखो ना, जब से तुम शहर क्या गई, तुम तो शहरी सांचे में ढल गई। ठीक वैसे ही मैं भी गांव देहात के माहौल में ढल गई। और ये जीवन मेरे लिए बोझ नहीं बल्कि संतुष्टि है, क्योंकि गांव के लोग गरीब जरूर होते हैं मगर वह मेहमान की खातिरदारी में कमी नहीं करते। बस काजल, बंद करो इस गांव देहात की बड़ाई करना। तुम्हारे डींगे हाँकने से सच नहीं बदल सकता। इतने बरस बीत गए, बावजूद इसके आज भी गांव में बिजली नहीं है। बच्चे लालटेन की रोशनी में पढ़ते हैं तो बहू सांझ की बेला बीतने से खाना पकाने में जुट जाती है। अच्छा हुआ जो मैं गांव से निकल गई, वरना मुझे भी गरीब गृहिणी के जैसे दिन काटने पड़ते। अगर आज तुम्हें अपनी गरीब बहन के गांव से इतना ही एतराज है तो क्यों आई हो यहाँ? मैं तो इस गांव में लात भी नहीं रखना चाहती थी, वो तो राजीव की जिद के मारे मुझे यहाँ आना पड़ा। तनीषा भी ऐसे कह ही रही होती है कि उसका पति राजीव कोट पैंट पहने हुए भीतर आकर काजल के पैर छूकर कहता है, प्रणाम भाभी। राजीव, पागल हो गए हो क्या तुम? क्या जरूरत थी जमीन में झुकने की? देखो तुम्हारे महंगे कोट पर मिट्टी लग गई। जानती हो काजल, इस कोट की कीमत लाखों में है। तुमने तो इतने पैसे कभी देखे भी नहीं होंगे। ये सुनकर राजीव झुंझलाहट के साथ तनीषा पर उखड़ता हुआ बोलता है, तनीषा, बिहेव योरसेल्फ। जानती भी हो आज तुम करोड़पति मेरी काबिलियत से कहीं ज्यादा अपनी बहन की बदौलत हो। वो कैसे? आज तुम्हें सच से वाकिफ कराना ही होगा। 7 साल पहले बहादुरगढ़ गांव में रहने वाले गरीब गजेंद्र की 2 बेटियां हैं, काजल और तनीषा। दोनों बहनें नदी के 2 अलग किनारों के जैसी हैं। जहां काजल ठहरे हुए पानी की तरह शांत और सीधी सादी है, वहीं तनीषा नदी में उठने वाले तूफान की तरह है। दोनों बहनें बड़ी हो चुकी हैं। एक रोज रमिया अपने बेटे दिनेश के साथ उनके घर आती है। दिनेश के साथ उसका बचपन का दोस्त राजीव भी वहाँ आता है। आइए बिराजिए बहन जी। काजल बेटी,
नाश्ते पानी का प्रबंध करो। नीले रंग का सूट पहने हुए काजल और तनीषा वहाँ हाजिर होते हैं। तनीषा की नजर राजीव पर जा रुकती है और वह बेधड़क बोल पड़ती है, पिताजी, मुझे राजीव पसंद है। अरे ये तो दोहरा शगुन हो गया। मगर बेटी, तू तो शहर में शादी करना चाहती थी ना? पिताजी, अब मुझे राजीव पसंद है, फिर वह जीजा जी के दोस्त भी हैं। मगर बेटी, एक बार राजीव की रजामंदी तो जानना होगा। मेरे घर में तो वैसे भी कोई बड़ा नहीं है, जो सो रमिया मौसी और भाई जैसा मेरा दोस्त दिनेश है। अगर ये जानने के बाद भी आपको कोई ऐतराज नहीं तो मैं तनीषा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। थोड़े दिनों में दोनों की शादी दिनेश और राजीव से हो जाती है, जिसके बाद राजीव तनीषा को लेकर अपने घर आता है, जिसे देखकर तनीषा बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, ओह गॉड राजीव, ये घर है कि गरीब खाना। मैंने तो ये सोचकर तुमसे शादी की थी कि बड़ी फैमिली की बहू बनने से बचूंगी। देखो राजीव, मैं पूरी जिंदगी इस गांव की गरीबी में नहीं गुजार सकती। तुम कुछ भी करके शहर में सेटल होने का इंतजाम करो। अगली सुबह राजीव यह बात अपने दोस्त दिनेश और तनीषा की बड़ी बहन को बताता है। तनीषा काजल भाभी से एकदम अलग है। वो शहर में सेटल होना चाहती है। मुझे गरीब के पास तो शहर जाने भर का किराया भाड़ा भी नहीं। उतने महंगे शहर में मैं कैसे जाऊंगा? देख राजीव, अब तनीषा से तेरी शादी हो चुकी है। वो तेरी बीवी है, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। मेरे पास खेती की 2 जमीन है, एक को बेचकर मैं तुझे पैसे दे दूंगा। तू पढ़ा लिखा है मेरे दोस्त, मुझे भरोसा है तू शहर जाकर कलम की कमाई से बड़ा आदमी बनेगा। अजी रुकिए, आप पुरखों की जमीन मत बेचिए। वह धरती हमारे लिए धरोहर है। बाबूजी ने मुझे ब्याह में जो गहने दिए थे, उन्हें बेचकर 50,000 तक का जुगाड़ हो जाएगा। काजल अपनी बहन की खुशियों के खातिर अपने पिता के गहनों को दांव पर लगाकर राजीव को पैसे देती है, जिसे लेकर राजीव तनीषा के साथ शहर आ जाता है और कंपनी में काम करके धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए बड़े बिजनेसमैन की छवि में उभर जाता है। अब कहो तनीषा, असल गरीब कौन कहलाएगा, तुम या तुम्हारी बहन जिसने तुम्हारे लिए बेझिझक बलिदान दिया? राजीव की फटकार सुनकर तनीषा फपक फपक कर रोने लगती है। मैं हमेशा अपने करोड़पति होने पर इठलाती रही, मगर मेरी इस अमीर जीवन के पीछे मेरी गरीब बहन का बलिदान देखा ही नहीं। काजल, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम्हें कड़वे ताने बाने सुनाती रही। क्यों सहा तुमने? क्योंकि तनीषा, तू मेरी छोटी बहन है। मैं तेरे दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, एहसान नहीं जताना चाहती थी। मगर एक बात याद रखना, तनीषा, इंसान रुतबे से नहीं बल्कि रिश्ते से ऊंचा कहलाता है। धन वैभव ने तो बड़े बड़े महलों की नींव को ढा कर रख दिया, फिर हम तो इंसान हैं। धन का घमंड घर को तहस नहस करके छोड़ता है। शुक्रिया राजीव, आज तुमने मुझे सच से रूबरू कराया है। अब मैं जान चुकी हूँ कि इंसान अमीर पैसे से नहीं, परिवार से बनता है। उस रोज के बाद से तनीषा का रूखा रवैया एक भले आचरण का मोड़ ले लेता है, जिसके बाद गांव की गरीब बहू और शहरी करोड़पति बहन के बीच खड़ी दीवार हमेशा के खातिर ढह जाती है। रूपा और बैजनाथ के ब्याह के बाद उन्हें एक बेटी पैदा हुई। उसका काला रंग होने के कारण रूपा नाक सिकोड़ती थी। रूपा, गुड़िया कब से दूध के लिए बिलख रही है? रोती है तो रोने दो। मैं इस काली कलूटी को अपना दूध हरगिज नहीं पिलाऊंगी। इसका ये काला रंग मेरी आंखों में चुभता है। पत्थर दिल रूपा रागिनी का काला रंग देख मुंह फेर कर उसे रोता हुआ छोड़ देती है। तभी बैजनाथ उसे गोद में उठाकर चुप कर आता है। कुछ समय बाद रूपा दूसरी बार गर्भवती होती है, जिससे उसे एक गोरी बेटी पैदा होती है। मेरी चांद का टुकड़ा, तूने मेरा मान बढ़ा दिया। तू ही मेरी असली बेटी है। जहाँ एक तरफ रूपा अपनी गोरी बेटी श्वेता को सीने से लगाकर रखती, तो वहीं रागिनी को उसके काले रंग की वजह से दुत्कार दिया करती। वक्त के साथ दोनों विद्यालय जाना शुरू करती हैं। माँ, मेरी भी चोटी बना दो। बेड़ा गर्ग हो तेरा। सवेरे सवेरे अपना काला थोबड़ा लेकर चली आई। भाग यहाँ से, वरना इस काली चमड़ी को उधेड़ कर रख दूंगी। नन्ही रागिनी माँ का रूखा बर्ताव देख फूट फूट कर रोती है। रूपा का कठोर व्यवहार देख बैजनाथ चुप्पी तोड़कर कहता है, अरे तुम्हारा ये भेदभाव देखकर कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता कि रागिनी को तुमने अपने ही कोख से जन्म दिया है। अच्छा, तो अब वो काली कलूटी मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर रही है। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, श्वेता। मैं उस कोयले की खान को अपनी बेटी नहीं मानती। बैजनाथ के लाख समझाने पर भी रूपा काले गोरे का भेदभाव करना नहीं छोड़ती। वक्त के साथ दोनों बहनें बड़ी होकर कॉलेज जाने लगती हैं। दोनों के बीच का प्यार देख रूपा अपनी गोरी बेटी श्वेता और रागिनी में दूरियां पैदा करने के लिए फूट डालती हुई कहती है, श्वेता,
तू बहुत भोली है। तेरा दिल तेरे चेहरे के रंग की तरह है, एकदम साफ, लेकिन उस काली कलूटी रागिनी का दिल एकदम उसके रंग के जैसा काला है। वो तेरे सुंदर रूप से जलती है। माँ, आप एकदम सही कह रही हो। रागिनी श्वेता के पास आकर कहती है, श्वेता, चलो बाजार चलते हैं। श्वेता के मन में उसकी माँ की कही भड़काऊ बातें घर कर जाती हैं और वो रागिनी का हाथ झटक कर कहती है, अपनी ये काली परछाई मुझसे दूर ही रखो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी सुंदरता से जलती हो। श्वेता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्यों री अमावस की काली रात, सुना नहीं तूने? मेरी बेटी तेरी काली सूरत नहीं देखना चाहती। रागिनी भागती हुई अपने आप को कमरे में बंद करके कहती है, क्यों भगवान, आखिर तूने मुझे इतना पक्का रंग देकर क्यों भेजा? क्या इंसान के लिए उसका रंग रूप ही सब कुछ है? उसका व्यवहार कोई मायने नहीं रखता? एक सवेरे जब दोनों बहनें कॉलेज जा रही थीं, तो मोहल्ले की औरतें बातें बनाते हुए कहती हैं, आरी सविता, हूँ देखो, हंस के साथ काला कौआ चला आ रहा है। सच कहा फुलवा तूने, एक कोयला है तो एक दूजा चमकता हीरा है, या फिर यूं कहें कि एक दिन का उजाला तो एक रात का अंधेरा। तुम बहन के नाम पर मेरे जीवन में लगा काला धब्बा हो। तुम्हारे साथ मेरी भी खिल्ली उड़ रही है। रागिनी सभी बातों को नजरअंदाज करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी और मन लगाकर पढ़ती थी। साल के अंत में दोनों बहनें परीक्षा का परिणाम लेकर घर आती हैं। पिताजी, मैं पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा था बिटिया। भगवान तुझे खूब पढ़ाई और तरक्की दे। जले पर नमक छिड़कना तो कोई तुम बाप बेटी से सीखे। यहाँ मेरी बेटी फेल होने के कारण रो रो कर बुरा हाल किए बैठी है। पूरे साल तो उसने साज श्रृंगार में बिताया है, लेकिन रागिनी की सफलता उसकी कमर तोड़ मेहनत का नतीजा है। वक्त के साथ बैजनाथ अपनी बेटियों के लिए रिश्ते तलाशने लगता है। एक सवेरे उनके घर रागिनी को देखने एक रिश्ता आता है। तो कहिए बहन जी, क्या फैसला है आपका? माँ, मुझे इस ब्लैक ब्यूटी से शादी नहीं करनी, मुझे इसकी छोटी बहन पसंद है। देखो भाई साहब, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। मुझे अपने बेटे के लिए आपकी छोटी बेटी श्वेता पसंद है। लेकिन बड़ी बेटी के रहते हम छोटी की शादी कैसे कर सकते हैं? तो फिर हमारा यहाँ रुकना बेकार है। चल बेटा, जरा रुकिए, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। रूपा बैजनाथ का हाथ पकड़कर उसे अलग से ले जाकर कहती है, इतने अच्छे रिश्ते को मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। तुम्हारी काली बेटी के चलते मैं अपनी गोरी बेटी की खुशियाँ क्यों न्यौछावर करूं? उन्होंने सामने से श्वेता को पसंद किया है जब। अरे पत्थर दिल औरत, जरा तो सोच। रागिनी को ये पता चलेगा तो उस बेचारी पर क्या बीतेगी? पिताजी, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। बड़ी धूमधाम के साथ श्वेता की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। आज मेरा दिल बाग बाग हो गया, क्योंकि मेरी गोरी बेटी का घर बस गया। करोड़पति घर की बहू बनी है वो। अगले दिन गांव के लोग जमा होकर रागिनी की बातें बनाते हुए कहते हैं, राम राम, न जाने कैसे माई बाप है, बड़ी बेटी के रहते छोटी का ब्याह कर दिए हैं। अरे इनके इस करनी के चलते कल को हमारी बेटियों के लिए भी रिश्ते आने मुश्किल हो जाएंगे। ये सुन रूपा गुस्से से बौखलाई हुई घर आकर कहती है, इस सत्यानाशिनी काले टीके के चलते मुझे गांव समाज की इतनी बातें सुननी पड़ रही हैं। माँ, आपको सिर्फ अपनी और जमाने की पड़ी है, लेकिन मेरा क्या? बचपन से मैं आपके प्यार को तरस रही हूँ। आपकी डांट फटकार को भी आशीर्वाद समझकर चुप रह जाती हूँ कि कभी तो आपका दिल पिघलेगा। आपने मुझे अपनी ही कोख से जन्म दिया है, फिर एक मेरे काले रंग के कारण ऐसा सौतेले से बर्ताव क्यों? रागिनी की कड़वी बातें रूपा को सच का आईना दिखा देती हैं और रूपा को अपनी गलती पर भारी पछतावा होता है। गुड़िया, मुझे माफ कर दे। जिस उम्र में मुझे तुझे आंचल की छांव में रखना था, मैंने तुझे धूप में बिलखने को छोड़ दिया। माँ, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। जब आप पास होकर भी मेरे पास नहीं थी, तब मैंने कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की थी। पिताजी इस बात से वाकिफ हैं। आज मुझे जाना होगा माँ। रागिनी की जी तोड़ मेहनत से वो शहर के बड़े संजीवनी अस्पताल में डॉक्टर बन जाती है, जहाँ हेड डॉक्टर आलोक उसके दिल में घर कर जाते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरा ये लगाव सिर्फ मुझे घाव देगा। आलोक सर इतने सुंदर हैं, मैं तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। मुझे पीछे हटना होगा। आलोक भी मन ही मन रागिनी को चाहने लगा था, पर दोनों अपने दिल का हाल बताने से डरते थे। तकरीबन 6 महीने बाद रागिनी छुट्टी लेकर घर लौटती है, जहां पूरा गांव उसे लेने स्टेशन आया होता है। आप सबको मेरे आने की खबर किसने दी? मैंने रागिनी। डॉक्टर आलोक, आप यहाँ?
बिटिया, इसी खास वजह से तो तुझे गांव बुलाया था। इन्होंने तुझे पसंद किया है। रागिनी एक हल्की सी मुस्कान देकर चुप्पी साध लेती है और सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं। रागिनी, मैं तुम्हें पहले दिन से पसंद करता था, पर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। क्या तुम मेरी हमसफर बनोगी? आज तक सभी ने मुझे मेरे काले रंग के लिए दुत्कारा, पर आज आपने मेरा मान बढ़ाया है। खुशी के मारे रागिनी की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। अब जो संजोग मिल गए हैं तो विवाह में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी बच्ची, शादी का हर दिन ये माँ तेरे लिए यादगार बना देगी। हमने तुझे तेरे काले रंग को लेकर कितना कोसा, पर हम भूल गए थे कि कान्हा भी काले थे। तूने डॉक्टर बनकर इस पूरे गांव का नाम रोशन किया है। अब हमारी बारी है कि हम तेरी शादी का सपना धूमधाम से पूरा करें। सभी जन मिलकर पूरा गांव फूलों और लड़ियों से सजाते हैं। रागिनी दुल्हन के जोड़े में सजी धजी मंडप में आती है, जहां विधि विधान के साथ उसकी शादी आलोक से होती है और इस तरह उसे उसकी हक की खुशियां मिल ही जाती हैं। धरती के नीचे बसे पाताल लोक में एक बड़ी ही भयानक सूरत वाली चुड़ैल रहा करती थी, जिसकी लाल स्याह खूनी आंखें, चितकबरा चेहरा, दानवों से लंबे पंजे थे। वहां चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। चुड़ैल एक इमली के पेड़ पर बैठी हुई कहती है, बस बहुत हुआ। अब मुझे ये सड़ी गली जिंदगी और इस काली दुनिया से बाहर निकलना है। चुड़ैल धरती को चीरते हुए ताबड़तोड़ तबाही मचाकर प्रकट होती है। तभी उसके कान में एक शहनाई की गूंज सुनाई पड़ती है। अरे, ये मधुर संगीत सुनकर तो मेरा तन मन डोलने पर उतारू हो रहा है। चुड़ैल शहनाई की धुन का पीछा करते हुए हवा में लहराती हुई आगे बढ़ती है। तभी उसकी नजर शादी के समारोह पर पड़ने के साथ चुड़ैल दूर खड़ी होकर कहती है, ये तड़क भड़क दिलरुबा चुड़ैल को बड़ा पसंद आया। उतावली चुड़ैल सुंदर सी औरत का भेष धरकर शादी में पहुंचती है, जहां डीजे की धुन पर पप्पू नाम का एक शख्स नागिन डांस कर रहा था। अरे लगाए वे तू लिपस्टिक, आहा आहा आहा, हिलेला डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू, हो जिला टॉप लागेलू। चुड़ैल उसको एक टक निहारते हुए पूछती है, अरे सुनो, क्या तुम मुझे बताओगे यहाँ कैसा जश्न चल रहा है? अरे आज यहाँ पर हमने लंगोटिया यार चनिया की शादी हो रही है। वैसे हम अब तक कुंवारे हैं सुंदरी, तुम चाहो तो लगे हाथ हम दोनों का भी फेरा पड़वा दे। ये सुन चुड़ैल गुस्से से बौखलाकर उसे जोरदार कंटाप लगाकर कहती है, ब्याह का बुखार उतरा कि नहीं? बचपन की उम्र में बचपन के ख्वाब नहीं देखा करते, ठरकी बुढ़ाओ कहीं का। अरे एकदम तेज मिर्ची है ससुरी, एक तमाचे में ही सारा नजर आवत है। चुड़ैल चारों ओर ताकते हुए गायब होकर मंडप के खंभे से चिपक कर दूल्हा दुल्हन की शादी की रस्म देखती है और उनके सामने प्रकट होकर कहती है, दिलरुबा, चुड़ैल को भी शादी करनी है, क्या तुम मेरा दूल्हा बनोगे? हे राम जी, ये चुड़ैल शादी में कैसे आ गई? चुड़ैल, अरे कोई बचाओ हमको। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये पप्पू पोपट, चल जल्दी से डीजे बजा, आज ये चुड़ैल दिल खोल कर नाचेगी। चुड़ैल को देख शादी में आए हर लोगों के चेहरे पर खौफ साफ साफ झलक रहा था। सभी सिर से पांव तक डर के मारे पसीने से सराबोर हो चुके थे। फिर चुड़ैल रूपा को छूते ही अपनी काली शक्तियों से दुल्हन के लिबास में बदलकर नाचती हुई कहती है, सजना तेरे लिए सजना, ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई है, आ तू संग मेरे है जीना मरना, कसम यही खाई है। चलो दिलबर, जल्दी से शादी करते हैं। अरे ये मुमकिन नहीं, अरे एक इंसान और चुड़ैल के बीच शादी कैसे हो सकती है? दूर हटो। तुमने दिलरुबा का दिल तोड़ा है, अब ये शादी तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगी। चुड़ैल अपने लंबे नाखून से चनिया का गला रेत कर उसके खून से होली खेलती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सभी बाराती जान बचाकर भाग जाते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, ये लुक्का छुपी का खेल नहीं चलेगा, तुम्हें इस चुड़ैल की शादी में जरूर आना होगा। शादी की लालसा लिए चुड़ैल पूरी रात भुतहा नाच नाचती है। तकरीबन 2 दिन बीतने के बाद देर रात चुड़ैल सभी का दरवाजा खटखटाकर कहती है, कहाँ मर
सारे के सारे। मैं कहती हूँ जल्दी बाहर निकलो, वरना मैं इस हंसते खेलते गांव में मौत की नदियां बहा दूंगी। सभी जन चुड़ैल का डर मानकर किवाड़ खोलकर बाहर आते हैं। तभी चुड़ैल उनके हाथ में पीपल के पत्ते पर खून से लिखा कार्ड देकर कहती है, चुड़ैल की शादी में जरूर आना। तुम सभी को दिलरुबा चुड़ैल की शादी का आमंत्रण है। पर आखिर तुम्हारा दूल्हा कौन है? मेरा दूल्हा ढूंढने की जिम्मेदारी तुम सबकी है। कल अमावस की रात है। दिलरुबा उस अंधेरी रात में इंसान से शादी करना चाहती है। ये बोलकर चुड़ैल बवंडर मचाकर गायब हो जाती है और गांव वाले कहते हैं, अरे मुखिया जी, आखिर एक ही रात में हम इस चुड़ैल के लिए दूल्हा कहाँ से लाएंगे? भला कौन सा साधारण इंसान इस खूंखार चुड़ैल से शादी करने को राजी होगा? इस मसले का कोई तो हल खोजना ही होगा, वरना ये आतंकी चुड़ैल हमारे गांव को कब्रिस्तान में बदल देगी। शादी के मंडप में ही ये चुड़ैल मेरे पति को खा गई। ई बखत बीती बात को याद करके आंसू बहाई के नहीं है, हमको अभी बाबा के पास चले के होई। सभी हाथों में मशाल लिए रात के अंधियारे में गांव से कोसों दूर गुफा में रहने वाले बाबा के पास आते हैं। प्रणाम बाबा। कहो, क्या समस्या लेकर आए हो? बाबा, हमारे गांव पर एक चुड़ैल का साया मंडरा रहा है, और वो चुड़ैल एक आम पुरुष से विवाह करने की लालसा जता रही है। बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। हमारे पास सिर्फ आज रात का ही समय है, कृपया हमारी सहायता कीजिए। ये एक रक्त पिशाचिनी चुड़ैल है, तुम्हें सिर्फ उसको कुछ देरी तक भटकाना है। कल अमावस की रात है, उस रात शैतानी शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होती हैं। कल उसकी शादी अवश्य होगी, पर इंसान से नहीं, एक शैतान से। सवेरे पूरा गांव चुड़ैल की शादी का मंडप सजाता है। चुड़ैल ये देखकर खुशी से कहती है, ये गांव वाले इतने प्यार से मेरी शादी का मंडप सजा रहे हैं। अंधेरा छाते ही चुड़ैल दुल्हन का जोड़ा पहनकर मंडप में आकर कहती है, कहाँ है मेरा दूल्हा? जल्दी बताओ, दिलरुबा से और इंतजार नहीं होगा। सरपंच जी, कुछ कीजिए। अगर चुड़ैल को एका दूल्हा नहीं मिला तो ई हम सबन के चूल्हा में झोंक दिए है। गांव वालों को चुड़ैल से बचाने के लिए सूरज आगे बढ़कर कहता है, तुम्हारा दूल्हा मैं हूँ चुड़ैल। हाय, दिलरुबा तुम्हारी सदा पर फिदा हो गई। चलो जल्दी से शादी करते हैं। अब इतनी भी जल्दी क्या है? तुमने दिलरुबा और दिलबर के बीच दखल अंदाजी कैसे की? बाबा के आने तक मुझे इस चुड़ैल को शादी करने से रोकना होगा। दिलबर, अपनी दुल्हन की तारीफ नहीं करोगे? इस जोड़े में बहुत जच रही हो तुम। साजन जी घर आए, चुड़ैल क्यों शर्माए। अब मुझे और सब्र नहीं करना, चलो शादी करते हैं। अरे, बिना पंडित के ब्याह कैसे संभव है? थोड़ा इंतजार और करते हैं। चुड़ैल को विवाह मंत्रों की जरूरत नहीं। सूरज से शादी करते ही मैं इसे लेकर हमेशा के लिए अपनी दुनिया में लौट जाऊंगी। चुड़ैल सूरज का हाथ पकड़े मंडप की तरफ बढ़ती है। तभी जोरदार आंधी तूफान उठने के साथ एक विशाल दानव प्रकट होकर कहता है, आ गया झुम्भा। यही तुम्हारी दुल्हन है। धोखा! तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल गुस्से से बौखलाकर अपनी चूड़ियों से गोल गोल घूमते हुए राख चक्र बनाकर उन्हें घेर लेती है। अब इस चुड़ैल का बनाया राख चक्र तुम सबको खाक में मिला देगा। अरे मुखिया जी, इस चुड़ैल से पंगा लेकर हम अपनी मौत को बुलावा दिए हैं। बाबा कसम करो। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। बाबा हवन कुंड में आहुति देकर चुड़ैल को चक्र में बांधकर कहता है, आगे बढ़ो झुम्भा और इस चुड़ैल से विवाह करो। चलो सुंदरी, आज तुम्हारा इस राक्षस से विवाह है। दूर हट, वरना दिलरुबा तेरा कीमा बना देगी। मुझे सिर्फ पुरुष से विवाह करना है। अरे ये तुच्छ से दिखने वाले कीड़े मकोड़े पुरुष तुम्हें कोई खुशी नहीं देंगे। देखो मैं कितना शक्तिशाली और बलवान हूँ। मुझ राक्षस से विवाह करके तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। फिर हम दोनों मिलकर अंधेरी दुनिया में धुर्राटे काटेंगे। वैसे तुम्हारे बाजुओं में दम तो है। दिलरुबा अब तुमसे ही शादी करेगी।
बाबा विवाह मंत्र पढ़कर चुड़ैल की शादी की ख्वाहिश को पूरा करते हैं। आज मेरा सपना साकार हो गया, लेकिन दिलरुबा तुमसे फिर मिलने जरूर आएगी। अलविदा। चुड़ैल के ओझल होते ही गांव का माहौल एकदम शांत हो जाता है और गांव वाले गहरी सांस भरकर कहते हैं, शुक्र है ईश्वर का बला टली। हम सभी सुरक्षित हैं। ये सिर्फ आपके कारण ही संभव हो सका है। आपके रहते उस चुड़ैल के विवाह का सपना भी साकार हो गया और हम सबकी जान भी बच गई। इस तरह एक बार फिर मखना गांव वासी हंसी खुशी रहने लगते हैं।